हेलो एवरीवन। हेलो 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 ओके। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का साइंस की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को, राम राम, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल। आ जाओ भाई फटाक से लाइव 1 से 2 मिनट में। जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए हैं फिर हम आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए हैं 1 से 2 मिनट में आ जाइए। कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, वीरेंद्र कुमार आ चुके हैं, उसके बाद है सुनील, सुमित, आभा, उसके बाद आकांक्षा है। चलो भाई गुड इवनिंग। राजेश गुप्ता, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई सब सही चल रही होगी ना? तो फिर आ जाओ, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जैसा मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर करवाऊंगी, याद है ना? क्या मैंने कहा था कि जो नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। नर्वस सिस्टम होता क्या है पहले ये सुनो। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम जो हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, उसको हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। आपका दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम मेरुरज्जु कहते हैं, वो आता है। लेकिन अगर आप बात करो कि नर्वस सिस्टम में जो सेल्स होती हैं या नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप पढ़ोगे वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन जिसको तंत्रिका तंत्र की हम सबसे छोटी इकाई मानते हैं या सबसे छोटी कोशिका मानते हैं। इसका मतलब जो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब आ गया। तो ये सब जिस सबसे छोटी स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए हैं, जो सबसे छोटी सेल है, उसी को आप क्या बोलोगे? न्यूरॉन बोलोगे। उसी को आप तंत्रिका कोशिका बोलोगे। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपने देखा है? प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के? इस टाइप के कि एक्सोन क्या होता है, डेंड्रोन क्या होता है, डेंड्राइट क्या होता है, साइनेप्स गैप क्या होता है। रेलवे अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये साइनेप्स गैप है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। साइनेप्स गैप के बारे में तो बहुत ही बार पूछा जाता है बेटा, है ना? तो चलो अब हम बात करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। ये विनोद क्या है? विनोद तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, क्लास से ब्लॉक होना चाहते हो क्या? रोहित कह रहे हैं मैम क्लास नहीं चल रही है। क्लास तो चल रही है, क्लास तो चल रही है। यहां से एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कार्तिक कह रहे हैं हाँ जी मैम क्लियर है। हाँ जी, क्लास बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, चलो सुनो जरा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की इकाई के बारे में जब हम बात करते हैं क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि न्यूरॉन को हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब ये न्यूरॉन होता क्या है? ये न्यूरॉन होता क्या है ये जरा आप ध्यान से सुनो। न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। लिखो, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है कंप्लीट हमारे बॉडी में, उसमें जो सबसे छोटी इकाई है उसकी, वो मतलब नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है, तो सबसे छोटी इकाई है वो हम किसको मानते हैं? वो न्यूरॉन को, या हम किसको मानते हैं? तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन को या तो हिंदी में न्यूरॉन ही लिखा हुआ आएगा या लिखा हुआ आएगा हिंदी में तंत्रिका कोशिका नाम से। अब बच्चों ये क्या है? ये सेल है। न्यूरॉन इज ए सेल। न्यूरॉन क्या है? एक सेल है, एक कोशिका है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताओ। तो न्यूरॉन को ही हम स्मॉलेस्ट सेल ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। एनएस का मतलब हो गया नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई या कोशिका भी बोल दे, सबसे छोटी कोशिका भी कौन सी है, तब भी आपका आंसर होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन होता कैसा है? कुछ ऐसा होता है दिखने में। होता कैसा है? कुछ ऐसा होता है बच्चा दिखने में न्यूरॉन। अभी हम इन सब के बात करेंगे, ये सब बात करेंगे बच्चा कि ये क्या होता है ना? ये सारी बातें करेंगे हम। डेंड्राइट क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, माइलिन शीथ क्या होता है। ठीक है, चलो सुनो। सबसे पहले हमारे बॉडी में न्यूरॉन कितने होते हैं? ऐसा माना गया है कि कंप्लीट ह्यूमन बॉडी में 100 बिलियन से भी ज्यादा
क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। अभी न्यूरॉन करते क्या है काम? न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है पहले ये समझो। जैसे मैंने ना एक गर्म पानी की बाल्टी में से हाथ दे दिया, तो इस हिस्से पे मुझे पानी क्या लगेगा? गर्म लगेगा, है ना? गर्म लगेगा पानी। तो गर्म लग रहा है, और जो पानी गर्म लग रहा है उससे मुझे दर्द हो रहा है। तो पानी की गर्माहट का एहसास करवाना और उस दर्द का एहसास करवाना ब्रेन करवाता है, जैसा मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, मस्तिष्क करवाता है। लेकिन बच्चों, यहां से लेकर मेरे ब्रेन तक ये जो मैसेज है, ये जो स्टिम्युलेशन है, ये किसने पहुंचाए हैं? तो ये न्यूरॉन ने पहुंचाए हैं। गर्म पानी की बाल्टी में हाथ यहां से दिया, गर्म और दर्द आपको यहां हो रहा है, और उसकी पहचान कौन करवा रहा है? ब्रेन करवा रहा है। तो यहां से ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका होता है? आपका न्यूरॉन का होता है। तो न्यूरॉन का काम क्या होता है? एक ट्रांसफर मैसेज, या मैसेज से अच्छा है बच्चा आप लिख दो इट ट्रांसफर stimulation to the brain। यह उद्दीपनों को दिमाग तक पहुंचाता है। स्टिम्युलेशन का मतलब होता है उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब मैसेज, ठीक है? यह उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। मस्तिष्क या स्पाइनल कोड भी लिख सकते हो आप। उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो हमारी बॉडी में जितने भी स्टिम्युलेशन है, जितने भी मैसेज हैं, उनको कैरी करने का काम किसका है? उनको कैरी करने का काम न्यूरॉन का है, न्यूरॉन का है। हाँ अर्जुन बेटा, वो क्लास रुक गई थी, ठीक है, देख लूंगी मैं उसको, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई होगी, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आ गई? क्या करता है? ये स्टिम्युलेशन को ट्रांसफर करता है हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उस मैसेज का क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्स देता है। तो आज आपको ये बात पता लग गई है कि जैसे मैं अगला कौन सा सेंटेंस बोल रही हूं, या नोज से मैंने कोई स्मेल ली, या मैंने कहीं पर भी ब्रेन के किसी, मेरे बॉडी के किसी हिस्से में पेन हो रहा है, तो ये सारे जो स्टिम्युलेशन है, ये सारे जो मैसेज हैं, ये मैसेज जिस सेल के थ्रू ट्रांसफर होते हैं उसी को आप न्यूरॉन सेल कहते हो, उसी को आप तंत्रिका कोशिका कहते हो, या नर्व सेल कहते हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, जो न्यूरॉन सेल है, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिख दो, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में जितनी भी सारी सेल्स होती हैं, उनमें सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसको माना गया है? तो आपको बताना है न्यूरॉन सबसे लंबा सेल होता है। हमारे हर एक ऑर्गन में सेल्स होती हैं, लीवर में सेल्स होंगी, आई में सेल्स होंगी, ईयर में सेल्स होंगी, है ना, हार्ट में, पेनक्रियाज में, हर एक ऑर्गन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो इनमें सबसे जो लंबी होंगी, लेंथ में लंबी होंगी, वो कौन सी होती है? वो न्यूरॉन सेल्स होती हैं। वो क्या होती है? न्यूरॉन सेल्स होती हैं, है ना। चलो, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आप सुनो, न्यूरॉन के बारे में जब बात करते हैं तो न्यूरॉन सेल्स में मिनिमम रीजेनरेशन पावर होती है। इट हैज मिनिमम रीजेनरेशन पावर इन ह्यूमन बॉडी। अब मिनिमम रीजेनरेशन पावर का मतलब क्या है? इनमें सबसे कम पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है, सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है। इसका मतलब है कि न्यूरॉन सेल्स है ना, अगर ये एक बार क्या हो जाए कि डैमेज हो जाए, अगर कहीं से कट फट जाए, तो इनकी रिकवरी ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर पुनः निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम होती है बच्चा। एक बार कोई न्यूरॉन डैमेज हो गया ना, खराब हो गया, तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है उसकी रिकवरी हो पाना। और ये दोनों ही एग्जाम के क्वेश्चन हैं। देखो कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन। दूसरा, कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर सबसे कम रीजनरेट होने की पावर होती है, यानी कि वो वापस से नहीं रीजनरेट कर सकती अपने आप को, तो वो कौन सी होती है? वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन सेल्स होती हैं, वो तंत्रिका कोशिका ही होती है। पॉइंट समझ में आ गया मेरी बात? ये होगी न्यूरॉन के बारे में, कि न्यूरॉन के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने थे, कितने होते हैं न्यूरॉन्स, ऐसे ऐसे सारी बातें आपको याद रखनी थी। अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बच्चों बहुत क्वेश्चन आएंगे, 7 से 8 क्वेश्चंस तो मैं अभी आपको बता दूंगी। तो लिखो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका के हिस्से कौन कौन से हैं, कौन कौन से भाग हैं न्यूरॉन के। जैसे मैंने अभी आपको फोटो दिखाई, ये न्यूरॉन के पार्ट्स ही तो है, जैसे माइलिन शीथ, जैसे एक्सोन, जैसे स्वॉन सेल्स, जैसे नर्व एंडिंग, जैसे डेंड्राइट, ये सारे भाग न्यूरॉन के होते हैं। कभी कभी तो एग्जामिनर क्या करता है, 4 ऑप्शन डाल देगा और पूछेगा इनमें से न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा है या कौन सा हिस्सा न्यूरॉन का इनमें से नहीं है, ऐसे भी पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए एक्सोन किसका भाग है, डेंड्रोन किसका भाग है ना, ऐसे आ जाता है। ओके चलो, HB का मतलब है ह्यूमन बॉडी, हर्षित, ठीक है मैम। 100 बिलियन क्या है? 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं बच्चों, पाए जाते हैं। जब न्यूरॉन के पार्ट्स की बात करते हैं, न्यूरॉन्स को 2 भागों में बांटते हैं हम। एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूं मैं आपको, ठीक ऐसे ही क्या होंगे, सारे न्यूरॉन्स ऐसे ही होंगे, है ना। न्यूरॉन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है न्यूरॉन का हेड वाला पार्ट, हेड का मतलब हो गया न्यूरॉन का सिर वाला भाग, और दूसरा न्यूरॉन का टेल वाला भाग, टेल भाग, टेल का मतलब पूंछ। बेटा आप इस फोटो में देखो, आपको लग रहा है ना कि ये इसका हेड वाला पार्ट है, आपको लग रहा है ना कि ये इसका हेड वाला पार्ट है और इस तरीके से ये इसकी पूंछ है, ऐसा लग रहा ना। तो इस हिस्से को बोलते हैं हेड, सिर वाला भाग, और इसको टेल वाला भाग, इसको पूंछ वाला भाग कहते हैं, इसको पूंछ वाला भाग कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो लिख लो, न्यूरॉन 2 हिस्सों में बंटा हुआ होता है। इसके हेड वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसी हेड वाले पार्ट के 2 नाम और होते हैं। इस हेड वाले पार्ट को साइटोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? साइटोन, या इसी को ही हम सेल बॉडी वाला भाग भी, कोशिका शरीर भी इसी को बोलते हैं। इसी हिस्से को हम सेल बॉडी या इसी हिस्से को हम क्या कहते हैं? साइटोन वाला हिस्सा भी कहते हैं। या फिर इसी हिस्से का एक नाम और भी होता है, ये व्हाइट पार्ट होता है न्यूरॉन का, ये न्यूरॉन का सफेद भाग होता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा सुनो, मैं हर लाइन में जैसे क्वेश्चन बनेंगे ना 7-8 सब करवाती जाती हूँ। न्यूरॉन के हेड वाले हिस्से के नाम क्या क्या हैं? साइटोन या सेल बॉडी, या आप कह सकते हो व्हाइट पार्ट। अब आपसे पूछ लेगा साइटोन किसका हिस्सा है, तो साइटोन न्यूरॉन का हिस्सा है। कौन सा? सिर वाला भाग। जबकि बच्चा जो न्यूरॉन का टेल वाला भाग होता है, इसको क्या कहा जाता है? न्यूरॉन के टेल वाले भाग को एक्सोन, हिंदी में एक्सोन लिखा जाता है, एक्सोन, ठीक है। या फिर हम न्यूरॉन के टेल वाले भाग को ग्रे भाग कहते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज ग्रे पार्ट, ग्रे पार्ट। और आपको बताऊं एक बात, यही ग्रे वाला पार्ट आपके IQ लेवल को भी डिसाइड करता है, आपके IQ लेवल को भी यही बताता है बच्चा। आपका IQ लेवल क्या है वो इसी ग्रे मैटर पे डिपेंड करता है, न्यूरॉन के। तो न्यूरॉन के इस हिस्से को साइटोन कहोगे, देखो ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये वाला हिस्सा, इतना इतना हिस्सा, इसको साइटोन या सेल बॉडी। लग रहा है ना कि ये सेल है, न्यूरॉन सेल ऐसी तो होती है, ऐसा लग रहा है ना ये कोई सेल है, और ये इसका पूंछ वाला हिस्सा है, तो इस पूंछ वाले हिस्से को हम एक्सोन कहते हैं और ये साइटोन कहलाता है। अब इस साइटोन में भी अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स हैं और इस एक्सोन में भी अलग अलग पार्ट है। वही हमें सब कुछ पढ़ना है इसके बारे में, वही हमें इसके बारे में पढ़ना है। चलो सबसे पहले लिखेंगे हम न्यूरॉन के हेड वाले पार्ट में क्या क्या होता है। तो जरा सुनिएगा, नंबर 1 पे पॉइंट दे दो, एक एक करके पॉइंट लिख लो, ठीक है। न्यूरॉन का जो हेड वाला पार्ट होता है उसमें नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे
कलर दूसरा चेंज कर देती हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। उसमें सबसे पहले आप बताओगे कि उसी हिस्से को हम नंबर 1 पे लिखो, साइटोन जो हिस्सा होता है, साइटोन हिस्सा होता है, इसी को हम सेल बॉडी वाला हिस्सा कहते हैं। और इसी हिस्से में न्यूरॉन के न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हेयर, केंद्रक पाया जाता है, इस हिस्से में केंद्रक पाया जाता है। बच्चा लिखो। अब आप बोलोगे मैम केंद्रक कहां से आ गए? भैया न्यूरॉन एक सेल ही तो है, और हम पढ़ते तो आ रहे हैं सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ये पढ़ते तो आ रहे हैं, हम आ रहे ना पढ़ते ये बात। तो क्या मैम न्यूरॉन सेल के पास भी न्यूक्लियस है? आपको बताना बिल्कुल। तो न्यूरॉन सेल के पास भी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, केंद्रक पाया जाता है। लिख दो कि जो नर्व कोशिकाएं होती हैं उनके पास भी केंद्रक पाया जाता है। मैं दिखा देती हूं आपको कैसे होगा। ये देखो, ये रहा, ये इसका न्यूक्लियस ही तो है, ये एक सेल है, ये पूरी और कुछ भी नहीं है, ये इसका न्यूक्लियस रहा, ये इसका न्यूक्लियस रहा। अब सेल में आप बहुत सारे हिस्से पढ़ चुके हो। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो वो सारे आप लिख लो जो यहाँ पे पाए जाएंगे, जो यहाँ पे पाए जाते हैं इसके न्यूक्लियस के आसपास। जरा लिखो, इस हिस्से में, साइटोन हिस्से में, यहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट। मैंने पढ़ाया है ना आपको सेल वाले चैप्टर में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है, जिसको हम हिंदी में अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं। तो ये न्यूरॉन में भी होती है बच्चा, अंतःप्रदव्य जालिका न्यूरॉन में पाई जाती है। आगे लिख दो, इट इज प्रेजेंट हेयर। न्यूरॉन के पास खुद का माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब एक, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब बहुत सारा, माइटोकॉन्ड्रियन का मतलब एक, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा इसके पास। नेक्स्ट लिख दो बच्चा, इसके पास और क्या होता है, इसके पास गोल्गी बॉडीज भी होता है। गोल्गी बॉडीज को हिंदी में गोल्जी काय लिखते हैं, तो इस पे गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो ये वो हिस्सा है जहां पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सब आपके न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसी हिस्से को हम साइटोन या सेल वाला भाग कहते हैं। ये देख लो बच्चा, ये जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सब कुछ यहाँ पे होगा। ये इसका न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी इस तरीके से, और इसी हिस्से को हम सेल पार्ट या न्यूरॉन का कोशिका वाला हिस्सा कहते हैं। अब ये जो सेल वाला हिस्सा है ना, इसमें इस तरीके की जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये शाखाएं निकली हुई हैं, इनको क्या कहते हैं हम? ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ये दिख रही है ना ब्रांच, ये देखो बेटा, ये ब्रांच, कितनी सारी ब्रांच, ऐसा लग रहा है एक पेड़ है, पेड़ की बहुत सारी शाखाएं निकली हुई है। और इनको क्या कहते हैं हम? इनको हम नाम देते हैं, इस हिस्से को, ये वाला ऐसा, ये जो चांद जैसी स्ट्रक्चर है ना, इसको डेंड्रोन कहा जाता है, इसको डेंड्रोन। आप इस तरीके से मेरे साथ बनाओ बच्चा, ताकि आपको समझ में आए चीजें। देखो किस तरीके से इसी साइटोन का ये वाला जो हिस्सा, इस तरीके से जो चांद जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, इसको डेंड्रोन कहते हैं। इस भाग को ऐसे, इस हिस्से को डेंड्रोन कहा जाता है, डेंड्रोन। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि न्यूरॉन के हिस्से को, किस हिस्से को डेंड्रोन कहा जाता है? डेंड्रोन कहां पे है? तो साइटोन वाला हिस्सा, साइटोन को ही ऊपर हमने हेड वाला हिस्सा बोला है। तो इसमें जो चांद से बने हुए हैं ना, इसी को डेंड्रोन हिस्सा कहा जाता है। अब ये डेंड्रोन आगे चलकर इस तरीके की बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी शाखाएं बना लेता है ये डेंड्रोन। इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ऐसे बहुत सारी अपनी ब्रांचेस, और ये जो ब्रांचेस होती है ना, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, अभी बता देती हूं। आपसे पूछेगा डेंड्रोन या डेंड्राइट्स हिस्सा कौन से टाइप की सेल में पाया जाता है? कौन सी सेल है? न्यूरॉन, नर्व सेल। किस अंग की? तो ब्रेन की सेल्स में।
और ये डेंड्रोन कौन सा हिस्सा है? ये लंबी लंबी ब्रांचेस, ये जो लंबी लंबी शाखाएं हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब इस डेंड्राइट का काम क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले मुझे बताओ न्यूरॉन का काम क्या होता है? मैसेज ट्रांसफर करना। कहां से? हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से जो भी मैसेज आते हैं, जो भी स्टिमुलेशन आते हैं, उनको दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है। फिर दिमाग उस मैसेज का रिप्लाई करेगा और न्यूरॉन को वापस बोलेगा जहां से मैसेज लेके आए हो उसका आंसर करके आओ। तो बच्चा, ये जो लंबी लंबी जो शाखाएं हैं ना डेंड्राइट्स, ये सबसे पहले ऐसे मैसेज को रिसीव करती हैं। ये न्यूरॉन का वो हिस्सा है जिसके पास सबसे पहले स्टिमुलेशन आता है, मैसेज आता है। तो एग्जाम का यही क्वेश्चन है, एग्जाम में एकदम ऐसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो क्या क्वेश्चन आएगा कि न्यूरॉन के किस हिस्से के पास सबसे पहले मैसेज रिसीव होता है, तो आपको बताना है वो यही हिस्सा है। तो लिखो, ये डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होगा? इट रिसीव मैसेज लिखो या स्टिम्युलेशन लिखो। इट रिसीव मैसेज, या आप लिख दो इट कलेक्टेड मैसेज, ये मैसेज को कलेक्ट करता है, तो लिख दो इट रिसीव्स मैसेज या स्टिम्युलेशन। यह उद्दीपनों को सबसे पहले ग्रहण करता है, उद्दीपनों को सबसे पहले ग्रहण करता है, उद्दीपनों को सबसे पहले ग्रहण करता है। सबसे पहले मैसेज यही आएगा। किसी भी न्यूरॉन के पास कोई भी किसी टाइप का मैसेज आ रहा है तो वो सबसे पहले ये डेंड्राइट, इसीलिए ये डेंड्राइट देखो ऐसी होती है, ये मैसेज को कैप्चर कर लेती है। इनके पास मैसेज आया ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस हिस्से को डेंड्राइट कहते हैं, इन्हीं ब्रांचेस को, इन शाखाओं को डेंड्राइट कहते हैं। मैसेज को कैप्चर कर लेती हैं, इनके पास मैसेज आया ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस हिस्से को डेंड्राइट कहते हैं, इन्हीं ब्रांचेस को, इन शाखाओं को डेंड्राइट कहते हैं। सबसे पहले मैसेज यहां आ गया। अब बच्चों कितने न्यूरॉन होते हैं? 100 बिलियन न्यूरॉन। तो मैसेज यहां आया, फिर यहां से होता हुआ यहां जाएगा, फिर दूसरे न्यूरॉन के पास, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे करते 100, 200, 1000, लाख, करोड़ न्यूरॉन्स के पास मैसेज आगे से आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। तो आप ये बताओ कि न्यूरॉन का वो कौन सा हिस्सा है जो सबसे पहले मैसेज को कैप्चर करता है? दैट इज, आप बताओगे बच्चा, डेंड्राइट। ये रिसीव करता है मैसेज को सबसे पहले। अब आप बोल रहे होंगे कैसा मैसेज? वैसा मैसेज नहीं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भेज रहा है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भेज रही है, वैसे मैसेज की बात नहीं कर रही हूं मैं। यहाँ पे मैसेज जिस टाइप का, जिस ऑर्गन से आया है, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने यहाँ पर उंगली गर्म पानी में दे दी, तो गर्म पानी में उंगली दी, तो यहाँ के न्यूरॉन के पास सबसे पहले गर्म पानी लगेगा, वो मैसेज आएगा। तो वो मैसेज न्यूरॉन के सबसे पहले किस हिस्से पे आएगा? तो वो डेंड्राइट्स पे आएगा। ऐसे समझो आप। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहां से दूसरा हिस्सा, एक नंबर आपने क्या दिया? सेल बॉडी को दिया, तो सेल बॉडी में ही डेंड्रोन डेंड्राइट पढ़ लिया आपने। डेंड्रोन ये स्ट्रक्चर होती है, ये डेंड्रोन होती है, और इससे ब्रांच निकलती है, उसको डेंड्राइट कहते हैं। अब नेक्स्ट 3 नंबर पे लिखो न्यूरॉन के पार्ट को। ये जो हिस्सा होता है इसमें छोटे छोटे ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं न्यूरॉन के अंदर, और न्यूरॉन के अंदर जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको कहा जाता है नीजल्स ग्रैन्यूल। नीजल्स ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल का मतलब होता है कण। बेटा ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा चैप्टर आपको, है ना, लेकिन इतना टफ नहीं है। आपको नाम याद करने पड़ेंगे, 1-2 बार दिमाग से निकाल दोगे तो एग्जाम में जब आएंगे तो ऑप्शन देख के टिक कराओगे आप, ऑप्शन देख के टिक कराओगे आप। नीजल्स ग्रैन्यूल, हिंदी में बोलेंगे नीजल के कण। नीजल्स ग्रैन्यूल क्या होते हैं? तो आप बताओगे न्यूरॉन के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और पता है इन कणों का काम क्या होता है? ये कण राइबोसोम जैसे ही होते हैं। आपने पढ़ा है सेल के अंदर राइबोसोम होता है। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री कहते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही
ठीक ऐसे ही यहां पे जो ग्रैन्यूल होते हैं इनको नीजल्स ग्रैन्यूल, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने खोज की थी, उन्होंने अपने नाम पे रख दिया, उनकी मर्जी भाई, वो रख सकते हैं। और ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, इनका काम होता है प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं और उस प्रोटीन का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। तो लिखो, नीजल के कणों का काम, नीजल के कणों का काम प्रोटीन बनाना और उसका संश्लेषण करना होता है। प्रोटीन बनाना और उसका संश्लेषण करना। अब आप मेरे से ये पूछो कि मैम क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, न्यूरॉन के उस हिस्से का नाम बताओ जो न्यूरॉन को प्रोटीन बना के देता है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम नीजल्स ग्रैन्यूल है। या पूछेगा नीजल्स ग्रैन्यूल्स कौन सी सेल का पार्ट है, तो वो न्यूरॉन का पार्ट है। या नीजल्स ग्रैन्यूल्स ऑप्शन में देके पूछ सकता है कि ये किस, ये आपका एक्सोन का हिस्सा है या आपका बॉडी वाले पार्ट का, तो ये बॉडी वाले पार्ट में होते हैं। यहां होते हैं इस तरीके से कण, ऐसे कण पड़े हुए होते हैं ऐसे। आपको समझ में आ गया? इसको सेल वाला भाग बोलेंगे या हेड वाला भाग। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में गोल्गी बॉडीज, इसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसी में डेंड्राइट होगा। डेंड्राइट सबसे पहले मैसेज को रिसीव करते हैं और उसमें छोटे छोटे जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको नीजल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं, नीजल के कण कहते हैं, जो इसको क्या बना के देता है, न्यूरॉन को, जो इसको प्रोटीन बना के देता है। आ गई समझ में? सारे मैं क्वेश्चन एक साथ करवाती जा रही हूं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, ये आपके बॉडी में ही होती है सेल। राहुल कह रहे हैं कि मैम ये कहां पे पाई जाती है? अरे भैया राहुल, दिमाग कहां पाया जाता है? आप में दिमाग है कि नहीं है? दिमाग है तो दिमाग में ये न्यूरॉन्स भी हैं। अब बिना न्यूरॉन्स के दिमाग कुछ नहीं है आपका, ठीक है? अगर मैं बोल रही हूं अगली लैंग्वेज, क्या बोलना है, क्या सेंटेंस बोलना है, इस टाइप के जो ऑर्गन से मैसेज आ रहे हैं सारे मेरे, वो सारे मैसेज मेरे ब्रेन तक पहुंचाने का काम न्यूरॉन्स करते हैं और न्यूरॉन्स ही फिर मैसेज वापस भी लेके आते हैं ब्रेन को। समझ में आ गया? ठीक है? कह रहे ये कहां होते हैं? आपके दिमाग में है, राइट? चलो सुनो, ये हो गया आपका इतना हिस्सा, हेड वाला पार्ट। अब ये जो न्यूरॉन का टेल वाला पार्ट है उसको एक्सोन नाम दिया जाता है। क्या नाम देता है? एक्सोन। तो 4 नंबर पे लिख सकते हैं हम एक्सोन। नेक्स्ट लिखो 4th नंबर पे एक्सोन पार्ट। बहुत बार आते हैं एक्सोन कौन सी सेल्स का हिस्सा माना गया है, तो एक्सोन कौन सी सेल्स का हिस्सा है? एक्सोन न्यूरॉन सेल्स का ही हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? देखो, ये जो लंबी सी नली है, ऐसा लग रहा है बेलनाकार नली है ना, इसी को एक्सोन कहते हैं। ये जो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है ना, इसी को एक्सोन कहा जाता है। तो लिख लो बच्चा, एक्सोन पार्ट कौन सा है? सिलेंड्रिकल ट्यूब। जो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है ना, एक बेलनाकार नली है ना, इसी नली को एक्सोन कहा जाता है। इट इज द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ न्यूरॉन। ये जो लंबी सी नली है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसी को एक्सोन कहा जाता है। अब ये एक्सोन का फंक्शन क्या होता है वो सुनो, इस फोटो से समझना। यहां से मैसेज आया, डेंड्रोन ने मैसेज को कैच किया। डेंड्रोन ने मैसेज को कैच किया और कैच करके क्या किया, आप बताओगे बच्चा, कि इस मैसेज को यहां पे आगे छोड़ देता है। अब इस एक्सोन का काम होता है इस मैसेज को आगे पहुंचाना, ऐसे इस मैसेज को आगे। अगर ये मैसेज यहीं रह जाएगा तो फिर आगे नहीं जाएगा, फिर दूसरे न्यूरॉन के पास नहीं जाएगा, फिर तीसरे न्यूरॉन के पास नहीं जाएगा, तो क्या हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंच पाएगा? ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। और ब्रेन तक अगर मैसेज नहीं गया तो ब्रेन रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा, उस मैसेज का रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा। इसलिए बच्चा आपको याद रखना है कि ये जो एक्सोन है ना, ये मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करता है, ये मैसेज को आगे भेजता है, ये मैसेज को आगे भेजता है बच्चा। तो लिखो, इसका काम होता है इट ट्रांसफर मैसेज फॉरवर्ड, इट ट्रांसफर मैसेज फॉरवर्ड। बहुत एकदम ऐसे जैसा सोच रहे हो ना वैसा ही काम होता है, इट ट्रांसफर मैसेज टू फॉरवर्ड,
या फॉरवर्ड, यह उद्दीपनों को आगे की तरफ भेज देता है। आगे भेजेगा, यहां से मैसेज आया, डेंड्राइट ने लिया, उसने ट्यूब में डाल दिया, अब ये ट्यूब आगे से आगे मैसेज को भेज रही है ऐसे। तो लिखो यह उद्दीपनों को आगे भेजता है। इट ट्रांसफर स्टिमुलेशन फॉरवर्ड या इट ट्रांसफर मैसेज फॉरवर्ड। मैसेज जब तक आगे नहीं जाएगा तो भैया दूसरे न्यूरॉन के पास नहीं पहुंचेगा, दूसरे न्यूरॉन के पास नहीं पहुंचेगा तो फिर कैसे चलेगा काम, कैसे चलेगा काम। अब इस नली के ऊपर, ये जो नली है ना, इसके ऊपर देखो इस तरीके की कवरिंग लगी हुई होती है। ये कवरिंग, ये आवरण लगा हुआ है इसके बाहर, इस कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीथ। यहां से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं दो। जो एक्सोन है, इस एक्सोन नली के ऊपर एक कवरिंग लगा हुआ होता है, कवर लगा हुआ होता है, आवरण लगा हुआ होता है, इसको ढके रखता है वो इस तरीके से। देखो ये अंदर से नली जा रही है ऐसे एक बेलनाकार, अब इसको कवर करने के लिए ऐसे इस तरीके से की एक शीट लगी हुई है, ऐसे ऐसे, ये देखो ये लगी हुई है, ठीक है। इसी को ही हम माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको माइलिन शीथ कहा जाता है। हिंदी में सेम नाम है, ये साइंटिस्ट लोगों के नाम पे रखे हुए सारे नाम। अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, माइलिन शीथ कौन सी कोशिकाओं का हिस्सा है? आप बताओगे न्यूरॉन का। ये कहां पे लगा हुआ होता है? तो ये एक्सोन के ऊपर, और इसका काम क्या होता है? ये एक्सोन को प्रोटेक्शन देता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एक्सोन पार्ट। एक्सोन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। ये एक्सोन हिस्से को सुरक्षा देने का काम करता है। और ये जो माइलिन शीथ है, यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा, इसमें कौन से टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं? तो बच्चा इसमें जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं स्वॉन सेल्स। स्वॉन सेल्स, और हिंदी में स्वॉन कोशिकाएं लिखा जाता है। हिंदी में इनको स्वॉन कोशिका कहा जाता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है। सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया, स्वॉन सेल्स किस टाइप की सेल्स का हिस्सा है? अब आप कहोगे मैम ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो स्वॉन सेल्स कहां पे पाई जाती है? स्वॉन एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे ही रखा गया है। ये स्वॉन सेल्स इस माइलिन शीथ में पाई जाती हैं। और माइलिन शीथ क्या करती है? तो आप बताओगे कि इस एक्सोन को प्रोटेक्शन देती है, इसका कवर है, इसका लेयर है। इसी की वजह से ये जो बेलनाकार नली है, ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये प्रोटेक्टेड है, ये सुरक्षित है। मैम लग रहा है एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। अरे नहीं, एमबीबीएस में इतना सा, आपको लगता है इतना सा पढ़ के एमबीबीएस बन जाते हैं? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको, इतना सा पढ़ के हर्षित कोई नहीं बनता। हो गया, समझ में आ गया एक्सोन और क्वेश्चन बनने वाले। मैं लास्ट में सारे क्वेश्चन करवा दूंगी, एक बार रिपीट करवा दूंगी, ठीक है। बेलनाकार नली क्या कहलाती है? जो मैसेज को आगे भेजती है उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन के हिस्से को। एक्सोन के आवरण का क्या नाम है? एक्सोन के आवरण का नाम माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ का काम क्या होता है? एक्सोन को सुरक्षा देना। और माइलिन शीथ में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? स्वॉन सेल्स पाई जाती है। बड़ा सिंपल सा, इतना क्या इसमें, इतना मैम एमबीबीएस की पढ़ाई करवा दी आपने, तो इतने से मैं एमबीबीएस बन जाओगे क्या? चलो ये हो गया एक्सोन। अब एक्सोन जहां पे खत्म होता है उस हिस्से को एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है। एक्सोन टर्मिनल लिखो, एक्सोन टर्मिनल। जैसे टर्मिनल 1 2 3 कहां पे होते हैं? एयरपोर्ट पे होते हैं, है ना, जहां पे आपका डेस्टिनेशन है, आप आ गए हो वहां पे, कौन से टर्मिनल पे आप आए हो, ऐसा होता है ना। तो बच्चा ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, ये जो लास्ट हिस्सा है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको एक्सोन टर्मिनल भाग कहा जाता है। तो लिख दो, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सोन। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, लास्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का अंतिम हिस्सा एक्सोन टर्मिनल कहलाता है। लिख दो, न्यूरॉन कोशिका का या न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा
क्या कहलाता है? एक्सोन टर्मिनल कहलाता है। एक्सोन का टर्मिनल आ गया, तो उस टर्मिनल पे आप पता ही है, अब टर्मिनल खत्म, आपका डेस्टिनेशन खत्म, अब यहां से क्या होगा? दूसरा आपका न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, फिर दूसरे का टर्मिनल, फिर तीसरा न्यूरॉन, फिर चौथा न्यूरॉन, फिर पांचवा न्यूरॉन, फिर छठा न्यूरॉन। ऐसे न्यूरॉन्स चलते चलते हमारे बॉडी में टोटल कितने होते हैं? 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस फोटो में देखने की कोशिश करना, ये एक न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा है, देखो ना, नर्व एंडिंग, एंड हो गई है यहाँ पे एक नर्व, एक न्यूरॉन यहाँ नर्व एंड हो गया है, ये एक्सोन टर्मिनल है, तो यहां पे एक हिस्सा खत्म हो गया। अब यहां से दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाएगा, तो एक न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा और दूसरे न्यूरॉन का स्टार्ट करने वाला शुरुआती हिस्से के बीच में गैप होता है, और इसी गैप को साइनेप्स गैप कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा इस चैप्टर से रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हिंदी में सिनेप्स क्षेत्र कहा जाता है, इसे हिंदी में सिनेप्स क्षेत्र कहा जाता है बच्चा। क्या होता है साइनेप्स गैप? तो लिख दो, ये क्वेश्चन नोट बना के लिखना बच्चा, नोट का मतलब मैं बता चुकी हूं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइनेप्स गैप। साइनेप्स गैप क्या होता है? हिंदी में बोलेंगे सिनेप्स क्षेत्र क्या होता है, तो आपको बताना है साइनेप्स गैप क्या होगा बच्चा? एक न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा और दूसरे न्यूरॉन का शुरुआती हिस्सा, जहां पे एक न्यूरॉन का खत्म हो रहा है, लिखो एंड पार्ट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड स्टार्ट पार्ट ऑफ अनदर न्यूरॉन, स्टार्ट पार्ट of another neuron is called synapse gap, is called synapse gap। क्या हो गया बच्चा साइनेप्स गैप? लिख लो हिंदी में, एक न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा, एक न्यूरॉन का आखिरी हिस्सा और दूसरे न्यूरॉन का शुरुआती हिस्सा, और दूसरे न्यूरॉन का शुरुआती हिस्सा साइनेप्स क्षेत्र कहलाता है। शुरुआती हिस्सा साइनेप्स क्षेत्र या सिनेप्स क्षेत्र, हिंदी में तो इसको सिनेप्स क्षेत्र बोलेंगे, सिनेप्स क्षेत्र कहलाता है। आगे बच्चों समझ में, सिनेप्स क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। हाँ, दो न्यूरॉन को जोड़ने वाला, कभी कभी इसको ऐसे ही बोलते हैं, दो न्यूरॉन को जोड़ ही तो रहा है, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे एक न्यूरॉन खत्म हो रहा है, फिर दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बीच का पार्ट, तो दो न्यूरॉन को जोड़ने वाला हिस्सा तो हो गया, ये दो न्यूरॉन को जोड़ने वाला हिस्सा हो गया। और ये आपके हैं सारे के सारे न्यूरॉन के हिस्से, बस इतना ही, इससे कम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जितना मैंने बोल दिया ना इससे कम ना इससे ज्यादा, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है बच्चा। समझ में आ गया? अब देखो क्या क्या मैं फिर लास्टली एक बार रिपीट कर दूं, उसके बाद अपना यहाँ चैप्टर फिनिश है बच्चा, सुन लेना। ये देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। न्यूरॉन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है? न्यूरॉन सेल्स का बना हुआ है, कोशिकाओं का बना हुआ, तो हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूरॉन के बारे में। अब मोटे मोटे क्वेश्चन सुन लो जो एग्जाम में आते हैं। हमारे शरीर की जो नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट या उसकी सेल क्या कहलाती है? न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। कितने न्यूरॉन है हमारे बॉडी में? 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, न्यूरॉन का काम क्या होता है? हमारे बॉडी में शरीर के विभिन्न अंगों से मैसेज को दिमाग तक पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी? न्यूरॉन। न्यूरॉन में सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है, एक बार कट गया फट गया, कभी ठीक नहीं होगा न्यूरॉन।
उसके बाद न्यूरॉन कितने हिस्सों में बंटा हुआ होता है? तो न्यूरॉन 2 हिस्सों में बंटा हुआ होता है। न्यूरॉन का एक हेड वाला पार्ट होता है और एक ये हेड वाला पार्ट और एक ऐसी पूंछ निकली हुई होती है, उसको टेल वाला पार्ट कहते हैं। न्यूरॉन के टेल वाले पार्ट को एक्सोन नाम दिया जाता है। ये क्वेश्चन है एग्जाम का। इसमें जो मैटर रहता है, पदार्थ रहता है, वो ग्रे कलर का होता है, इसलिए इसको ग्रे पार्ट कहते हैं। इसमें सफेद पार्ट का होता है, इसलिए इसको व्हाइट पार्ट कहते हैं। अब न्यूरॉन का जो हेड वाला पार्ट है उसी को साइटोन नाम देते हैं और साइटोन में ये सब सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब। और फिर इसी साइटोन में इस हिस्से को डेंड्रोन कहा जाता है और डेंड्रोन आगे चलकर बहुत सारी ब्रांचेस में बंट जाता है, बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाता है, उसको डेंड्राइट कहते हैं। और ये डेंड्राइट सबसे पहले मैसेज को रिसीव करते हैं। तो ये न्यूरॉन का वो हिस्सा है जो सबसे पहले मैसेज को रिसीव करता है। और इसी हिस्से में न्यूरॉन के जो जहां पे न्यूक्लियस होता है उसके बाहर की तरफ ऐसे कण पाए जाते हैं। इन कणों को नीजल्स ग्रैन्यूल कहते हैं, नीजल के कण कहते हैं। इनका काम होता है न्यूरॉन को प्रोटीन बना के देना और उस प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो न्यूरॉन का जो सिलेंड्रिकल सा ट्यूब है ऐसा, उसको एक्सोन कहते हैं। एक्सोन को प्रोटेक्शन देने के लिए कवर लगा हुआ होता है, उसको माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ में जो कोशिकाएं होती हैं उनको स्वॉन सेल्स कहते हैं। एक्सोन का काम होता है जो पीछे से मैसेज आए उसको आगे भेजना। ये ऐसे मैसेज को आगे भेजता रहता है, ऐसे ऐसे। अब मैसेज कहाँ जाएगा? एक्सोन के आखिरी हिस्से पे। एक्सोन का आखिरी हिस्सा एक्सोन टर्मिनल कहलाता है, ठीक है। और एक्सोन टर्मिनल जहां खत्म होता है और दूसरे न्यूरॉन का जहां पे स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है उसको साइनेप्स गैप कहते हैं। इस गैप का काम होता है दो न्यूरॉन को आपस में जोड़ना, दो न्यूरॉन को जोड़ने का काम करता है, को जोड़ने का काम करता है। ये लो, ये हो गई न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, जोड़ने का काम करता है बच्चा। ये लो आपकी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, इतनी सी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में? तो ये न्यूरॉन का हिस्सा, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, एक्सोन क्या होता है, डेंड्रोन क्या होता है, डेंड्राइट क्या होता है, साइनेप्स गैप क्या होता है। तो मैं आपका कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं चाहती, है ना। आपको टफ लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनर नहीं पूछेगा, ठीक है। राहुल बहुत बार कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमें टफ लग रहा है। बच्चा आपको टफ लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनर को भी टफ लग रहा है, वो नहीं पूछेगा, वो तो पूछेगा ना। आगे बात समझ में? कैसे मैसेज ट्रांसफर होते हैं हमारे बॉडी में? इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू होते हैं। अब हमने पढ़ाया आपको कि नर्वस सिस्टम 3 भागों में बंटा हुआ होता है, सीएनएस, एएनएस एंड पीएनएस, है ना। तो पीएनएस के बारे में पढ़ा चुकी थी, इसमें नर्व्स होती हैं। और सीएनएस में हमें 2 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना होता है। एक होता है ब्रेन, जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं। ब्रेन क्या होता है, कितने हिस्सों में बटा हुआ होता है, सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में, है ना। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या काम होता है, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। अब थोड़ी सी बात स्पाइनल कोड के बारे में जान लो। स्पाइनल कोड क्या करता है, इसके बारे में जरा बात जान लो मेरी। स्पाइनल कोड, जिसको मेरू रज्जु कहते हैं, ये क्या करता है? फिर आपका चैप्टर फिनिश। फिर हम नेक्स्ट क्लास से यानी कि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्पाइनल कोड का काम क्या होता है? स्पाइनल कोड पहले तो होता क्या है? फोटो दिखाई थी लास्ट क्लास में कि स्पाइनल कोड में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ये देखो, इस तरीके से आपका ब्रेन है और ये ब्रेन से पीछे की तरफ ये जो जा रहा है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्पाइनल कोड कहते हैं, इसको हम मेरू रज्जु कहते हैं। और ये जो मेरू रज्जु है ना बच्चा, इसकी लेंथ होती है 43 से 45 सेंटीमीटर के बीच में। इसकी लेंथ पूछ ले आपसे तो 43 से 45 सेंटीमीटर के बीच में इसकी लेंथ होती है। और इसका काम क्या क्या होता है वो भी सुन लो। 2 काम क्या करती है ये मेरू रज्जु। एक तो रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसी वाली होती हैं बच्चा? प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसी वाली होती हैं? कभी आपके साथ हुआ है कि अचानक से आप रूम में बैठ के बहुत ही ऐसे कंसंट्रेट करके आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको मम्मी ने आवाज दी, ऐसे हो गए, बोलते ना चौंक गए। गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दिया, तुरंत हाथ पीछे हट गया। तवे पे हाथ रखा गर्म पे, तुरंत हाथ पीछे हट गया।
तो इस टाइप की जो सडन जो रिएक्शंस होती हैं, जो कुछ नैनो सेकंड ही लेती हैं होने में, उन्हीं रिएक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं बच्चा? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। और इन्हीं प्रतिवर्ती क्रियाओं की डिस्कवरी मार्शल हॉल ने की थी। ये सबसे पहले किसने बताया था? मार्शल हॉल करके साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इन प्रतिक्रियाओं के बारे में बताया था कि हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो नैनो सेकंड के भी कुछ हिस्से होने में ही टाइम लगाते हैं। इतना कम टाइम लगता है, इतना कम टाइम लगता है, जैसे मैंने कहा गर्म पानी में बाल्टी में हाथ दिया, तुरंत पीछे हट गया। किसकी वजह से? रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। गरम तवे पे हाथ दिया, किसी ने सुई चुभाई, किसी ने कांटा चुभाया, तुरंत अपने हाथ वापस वहां से हटा लिया। गरम पानी की बाल्टी में हाथ देते हो, पानी जलता है, पानी गर्म है तो हाथ जलता है, तो क्या उसी के अंदर दे के रखते हो 5 मिनट तक? नहीं ना, तुरंत हटा लेते हो। ऐसे कितना सा टाइम लगा? कुछ नैनो सेकेंड। तो ये जो हो रही है ना रिएक्शन, इसी को हमारे बॉडी की रिफ्लेक्स रिएक्शन कहते हैं बच्चा। और ये कौन करवाता है? ये स्पाइनल कोड करवाता है। स्पाइनल कोड का दूसरा काम हमारे बॉडी में स्पाइनल कोड का क्या होता है? इट कनेक्ट, देखो, इट कनेक्ट्स ब्रेन टू स्पाइनल कोड। इट कनेक्ट्स ब्रेन, नहीं, इट कनेक्ट्स स्पाइनल कोड टू ब्रेन। ऐसे लिखो, कनेक्ट्स बैकबोन, नॉट स्पाइनल कोड, बैकबोन टू ब्रेन, टू ब्रेन। यह हमारी रीढ़ की हड्डी को भी दिमाग से जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल सही बात है, यह हमारी रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क से जोड़ने का काम करेगा। कैसे करता है? तो ये देखो ना, इसके चारों तरफ ही तो हमारी रीढ़ जाके खत्म हो रही है। ये स्पाइनल कोड ऐसे ब्रेन में ही तो जाके खत्म हो रहा है। तो ये दो काम होते हैं स्पाइनल कोड के, जो 43 से 45 सेंटीमीटर पीछे की तरफ जो नर्व निकल रही है, उसी को आप स्पाइनल कोड, उसी को आप मेरुरज्जु या मेरुदंड कहते हैं। उसी को आप स्पाइनल कोड, उसी को आप मेरुरज्जु या मेरुदंड कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, ब्रेन के पार्ट, स्पाइनल कोड, सबके बारे में पढ़ा चुकी हूं। और आपका इसी के साथ ये नर्वस सिस्टम वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया है, पूरा पार्ट खत्म हो गया है। अब आपका काम है इसके क्वेश्चंस लगाना, ठीक है? समझ रहे हो? थोड़ा सा टफ था आज वाली क्लास, लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं बच्चा। टफ है तो इसका मतलब ये थोड़ी मैम स्किप करवा देगी। तो नर्वस सिस्टम चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास से रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम प्रजनन तंत्र कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों में करवाऊंगी आपको।